हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हम डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक पढ़ते हुए हम साथ ही साथ गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट भी डिस्कस करेंगे। क्या होता है जब भी आप प्रेसिडेंट अलग पढ़ोगे, गवर्नर अलग पढ़ोगे, वाइस प्रेसिडेंट अलग पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं और अलग अलग चीज़ें आपको लगता है कि हमें अलग अलग चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। बट अगर आप प्रेसिडेंट ही एक टॉपिक पढ़ते हो और साथ ही में आप गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट देख लेते हो, तो आपको ये पता लगेगा कि सारी चीज़ें ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। बहुत बहुत ही छोटी मोटी जगहों पे डिफरेंस आएगा, वो आपको आराम से मैं बता दूंगी बहुत सिंपल तरीके से। तो आपको ये पता लग जाएगा, जब साथ में पढ़ोगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, सारी चीज़ें सिमिलर है, एक ही टॉपिक में सारा कवर हो जाएगा। कंटेंट भी शॉर्ट हो जाता है, याद रखने में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहती है और आपको सेम पता लग जाएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशन भी मिल रहा है। ऑलराइट, तो हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ दोनों और पोजीशन के बारे में भी हम देखते हैं, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब प्रेसिडेंट की जब बात आती है इलेक्शन की, तो हमें पता है जब भी हम कभी भी आपने देखा होगा, हम लोग वोट डालने तो जाते नहीं हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट ये साबित होता है कि डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप जब भी वोट डालने जाते हो, किसके लिए जाते हो? रूलिंग पार्टी के लिए वोट डालने जाते हो कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, कोई पार्टी आएगी, फिर उनसे आगे जाके प्रधानमंत्री हमारे सिलेक्ट होते हैं, है ना। तो हम लोग बेसिकली रूलिंग पार्टी के लिए इलेक्शन करने जाए, प्रेसिडेंट के लिए तो हम कभी नहीं करने गए इलेक्ट, है ना। तो इसीलिए ये बात बहुत क्लियर हो जाती है, ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं हो रहे हैं लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है? अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज के जो भी मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको जो वर्ड ध्यान में रखना है वो है इलेक्टेड मेंबर्स। तो शॉर्ट में मैं आपको ये बता देती हूँ कि इलेक्टोरल कॉलेज में जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात आती है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरा होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब कहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो सबसे पहले तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउसेज के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की, मतलब कि आपकी विधानसभा, एक होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा इंग्लिश में है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट्स की, उसके इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। बट विधान परिषद जो कि है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके मेंबर्स नहीं आते हैं। आप अभी मैं अलग से वीडियो में आपको बता दूंगी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी। यहाँ पर आपको मोटा मोटा भी ये याद रखना है कि मेन जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स होती हैं ज़्यादातर स्टेट्स में, ज़्यादातर जगहों पर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीसरे, कहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? यूनियन टेरिटरी के। बट यहाँ पर कैच क्या है, सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरी हैं जिसके इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, दूसरी है पुडुचेरी। सिर्फ इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते? तो एक तो मैंने आपको सिंपल रूल बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। कौन से 3 जगहें हमने पढ़ी? एक तो लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फिर मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, जो आपकी विधानसभा है, विधानसभा, यहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जो कि है विधान परिषद, तो वहाँ के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फिर है जो आपकी यूनियन टेरिटरीज थी 2, ठीक है, जैसे कि आपकी दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो यहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब यहाँ पर एक क्या चाहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपका विधान परिषद, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं,
अब यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो आप पूरा पूरा हटा दो कि ये लोग तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इन्वाइटेड भी नहीं है, ठीक है, आप ये समझ लो, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ थी। अब जब भी हम इलेक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट को भी देख लेते हैं। तो गवर्नर का तो भाई बहुत सिंपल है कि गवर्नर तो इलेक्ट होते ही नहीं है, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन लो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन लो, इलेक्टोरल कॉलेज से कुछ भी इलेक्शन ले लो, तो इलेक्ट वर्ड तो गवर्नर के लिए आएगा ही नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर एग्जाम में भी पूछा जाए तो इलेक्ट वर्ड जहाँ पर भी आता है वहाँ पर आपको गवर्नर के केस में क्रॉस कर देना है, ठीक है। गवर्नर जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते। गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास बेसिकली एक वारंट होता है जिसके थ्रू वो गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली वारंट जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में ही होता है। पर अगर आप सिंपल एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नर जो होती है वो उनका एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ना ही कंट्रोल में होते हैं और ना ही उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो गवर्नर एक पूरा अलग इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर पर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी कोई नहीं। ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, ये सब वाइस प्रेसिडेंट के केस में वैलिड नहीं है, ठीक है। उनके केस में सिर्फ एक ही चीज़ वैलिड है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। सिंपल, क्लियर हो गया। तीनों का इलेक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। प्रेसिडेंट का भी, गवर्नर भी अपॉइंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के केस में दोनों इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अब अगर मान लो एक असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई किसी भी कारणवश, ठीक है। अब असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद अभी नई असेंबली तो आई नहीं, पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी सर पे खड़े हैं। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में चाहे नई असेंबली ना बनी हो, पर अगर पुरानी असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है तो भी पुरानी असेंबली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकती, वो क्वालिफाइड ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ जो दो ऐसे प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो है कि स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है अलग अलग स्टेट्स का, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ स्टेट्स और यूनियन में एक पैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो स्टेट्स मैं लेती हूँ, एक लेती हूँ उत्तर प्रदेश और एक लेती हूँ मैं हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऑब्वियसली बड़ी स्टेट है, हिमाचल प्रदेश एक छोटी स्टेट है। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि सभी स्टेट्स के लिए 60 मेंबर जो है हर एक आप स्टेट से ले लो, तो अब मान लो उत्तर प्रदेश में भी 60 ले लिए, हिमाचल प्रदेश में भी 60 ले लिए, पर फ़ायदा क्या हुआ इसका? हिमाचल प्रदेश के हिसाब से 60 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यूपी के हिसाब से 60 बहुत कम हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे क्या है, अब मुझे एक यूनिफॉर्मिटी बनानी है, एक पैरिटी भी बनानी है साथ में। तो मैं क्या करूँगी, मैं अगर आपको ये कहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश के हिसाब से 30 लोग काफ़ी हैं और उत्तर प्रदेश के हिसाब से 70 लोग चाहिए, तो अब यहाँ पर इक्वल सही से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। पर ये होगा किस बेसिस पे? एक चीज़ आप ये बोल सकते हो कि हाँ पॉपुलेशन के बेस पे ये हो सकता है ना, कि कितने लोग हैं यहाँ पर, उस बेसिस पे ये किया जा सकता है। तो अब अगर इसका वैल्यू निकालनी है कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू होगी क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या किसी भी आपकी एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्या एमएलए की वोट की वैल्यू होगी, तो इसको हम अगर निकालें इसकी वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इक्वल टू जो आपकी टोटल पॉपुलेशन होगी स्टेट की, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन के बेसिस पे आप यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप एक स्टेट की पूरी पॉपुलेशन आप ले लो, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, यहाँ की पूरी पॉपुलेशन आप ले लो और उसको आप डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि एक इसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मान लो ये हमने इक्वल पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने ये इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ से ये ले लिए, तो ये हमने टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे ले लिए कि
इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन थी, 30 लोग थे, इस एरिया में भी 30 लोग हैं, इस एरिया में भी 30 लोग हैं, इस एरिया में भी 30 लोग हैं, ऐसे कर करके हमने ये एक इक्वल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली निकाल ली। तो यहाँ पर हमें पॉपुलेशन भी मिल गई, इलेक्टेड मेंबर्स भी मिल गए इक्वल बेसिस पे, इनटू हमने किया 1/1000। ये करने से हमें क्या मिलेगा, एक एमएलए के वोट की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जब भी हम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, मतलब कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वहाँ के इलेक्टेड मेंबर मतलब कि एमपी। अब एमएलए के लिए क्या है, एमएलए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। तो अगर आपको एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको स्टेट की पॉपुलेशन से डील करना पड़ेगा। पर जब हम एक हायर लेवल पे जाते हैं, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के लिए, जो कि एक सेंटर यूनियन का पूरे पार्ट हो गए, तो उसके लिए आप कहाँ उतरोगे, सारी स्टेट्स में उतरोगे। तो स्टेट्स के लिए आपको अगेन क्या चाहिए, अब स्टेट की तो हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं ना, तो उसके लिए आप वैल्यू वोट ऑफ एन एमएलए ही देख लोगे सीधा, ठीक है। तो इसका क्या होगा पूरा वैल्यूएशन अगर आप करते हो तो एक एमपी की वोट की वैल्यू क्या होगी, जितने भी एमएलएज हैं सारी स्टेट्स के, उनका टोटल वैल्यू आप निकालोगे, उसको आप डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या मतलब कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ के टोटल मेंबर्स मतलब इक्वली जो डिवाइड हुए। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि जितने भी इक्वल बेसिस पे पूरे यूनियन से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपकी एमपी की वोट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये गलत है, इसको आप हटा देना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये आपका सही वैल्यूएशन है, ओके। अब जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो किस अकॉर्डिंगली ये इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये चीज़ वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि गवर्नर तो वैसे भी अपॉइंट हो रहे हैं, तो ये चीज़ उनके लिए वैलिड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपको वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ है कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सेम चीज़ वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी वैलिड है, गवर्नर के लिए नहीं है, वो अभी मैं बता देती हूँ। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या है। मान लो 3 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी। कैंडिडेट ए को मैंने वोट किया, मी एंड आपने भी वोट किया, मी एंड यू, हम दोनों ने कैंडिडेट ए को वोट किया। तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमने कहा कि ए है हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस हमने बी को दे दी, मतलब हमने कहा कि अगर ए नहीं जीता तो बी को जिता दो। फिर हमारी थर्ड प्रेफरेंस है सी, कि भाई अगर बी भी नहीं जीता तो फिर सी को जिता दो, ठीक है। तो हमने अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पे ये हमने वोटिंग अपनी दे दी। अब जब पहला राउंड कंप्लीट हुआ तो उसमें ये रिजल्ट आया कि ए को तो 2 ही वोट्स मिले हैं, मतलब मैंने और आपने वोट्स दे दिए, ठीक है, तो हम दोनों ने वोट किया तो 2 वोट मिल गए। बी को 4 वोट मिले और सी को 7 वोट मिले। तो पहला राउंड ख़त्म होते होते सी जीत रहा है, पर बी भी पीछे है, सिर्फ सी से ही पीछे है, पर ए तो बिल्कुल ही हार रहा है। तो इस चक्कर में तो हमारे वोट्स ख़राब हो जाएंगे अगर ए हार गया तो हमारे वोट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, इसमें हमारे वोट्स हमारी सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो मेरी प्रेफरेंस जो थी वो थी बी, पर आपकी प्रेफरेंस थी सेकंड प्रेफरेंस सी, ठीक है। योर सेकंड प्रेफरेंस सी थी, ठीक है। तो आपका वोट यहाँ पर +1 हो जाएगा सी के लिए और मेरा वोट +1 हो जाएगा बी के लिए। तो सेकेंड राउंड में जब पूरी वोटिंग होगी तो ये पता लगा कि बी के पास हुए टोटल वोट्स 5 और सी के पास टोटल वोट हुए 8, तो भी सी जीत रहा है, ठीक है। तो जब एंड राउंड ऐसे चलेगा अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए, तो एंड में जिसके भी वोट सबसे ज़्यादा होंगे प्रेफरेंस के बेसिस पे, एक एक लोग निकलते जाएंगे प्रेफरेंस के बेसिस पे और नेक्स्ट लोग आते जाएंगे, तो कोई भी वोट वेस्ट नहीं होगा। एंड में जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। ये होता है पूरा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यही सेम सिस्टम चलता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट गवर्नर जो होते हैं हमारे, उनके केस में ये सिस्टम नहीं चलता है।
अब गवर्नर के केस में क्या था कि हमने आपको बोला कि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है गवर्नर का वो अमेरिकन मॉडल के हिसाब से कहा जाता है, बट ये चीज़ हमने ड्रॉप कर दी थी। हमने ये कहा था बेसिकली हम कैनेडियन मॉडल अडॉप्ट करेंगे। तो गवर्नर के केस में कैनेडियन मॉडल चलता है। कैनेडियन मॉडल में क्या है कि जो भी एक गवर्नर होते हैं एक प्रोविंस के या फिर स्टेट के, उसको गवर्नर जनरल अपॉइंट करते हैं वहाँ पर। उनके गवर्नर जनरल मतलब आपके सेंटर के जो गवर्नर जनरल हो गए वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ अ प्रोविंस, मतलब कि स्टेट के गवर्नर को। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक्सेप्ट हुई थी। तो इसी वजह से जब गवर्नर अपॉइंट किए जा रहे हैं तो इसलिए उनके इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो यही सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमने गवर्नर के केस में कैनेडियन मॉडल फॉलो किया है। ओके, कि हमारे केस में प्रेसिडेंट जो है मतलब कि गवर्नर जनरल उनके वहाँ पर होता है वर्ड, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट है सेंटर में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर को। अब ये जो पूरी वोटिंग होती है ये एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होती है कोटा ऑफ वोट्स, जिसको हम इलेक्टोरल कोटा भी कहते हैं। जब आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे या पीएम बख्शी में भी पढ़ोगे तो इलेक्टोरल कोटा वर्ड आएगा, वो आपको समझना है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो पूरे नोट्स बनाए गए हैं ये लक्ष्मीकांत और पीएम बख्शी दोनों का ही मिक्सचर है, तो ये दोनों से ही बेटर हो जाते हैं। जो चीज़ें जैसे कुछ चीज़ें हैं जो लक्ष्मीकांत में मिसिंग है बट इम्पॉर्टेंट है, पर वो पीएम बख्शी में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लक्ष्मीकांत की भी समरी बनाई है, तो उसकी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ले ली हैं और पीएम बख्शी की भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ले ली हैं। तो उन दोनों को मिला के हमने ये नोट्स बनाए हैं। इसी वजह से ये नोट्स बहुत बेटर हैं बाकी सब से, लक्ष्मीकांत से भी और पीएम बख्शी से भी, इसलिए बेटर हो जाते हैं, पूरी कमी पूरी कर देते हैं सारी चीज़ों की। अब यहाँ पर अच्छा हम बैक टू द टॉपिक देख लेते हैं कोटा ऑफ वोट्स क्या होता है। ठीक है, अब इलेक्टोरल कोटा होता क्यों है और क्या होता है। इलेक्टोरल कोटा इलेक्टोरल थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। तो ये होता है कि बेसिकली अब हर एक चीज़ का ना एक मिनिमम तो आप मिनिमा तो लगाओगे कि भाई अगर मेरे को लेजिस्लेचर में जाना है तो यार अगर मेरा फ्रेंड ही मुझे वोट दे देगा तो उससे तो कुछ हो नहीं पाएगा ना, कि एक ही वोट मिला है मुझे कि मेरे फ्रेंड ही मुझे कह रहे हैं हाँ हाँ भाई जाओ और अपनी सीट ले लो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो हर कोई पहुंच जाएगा। तो एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट होना ज़रूरी होता है प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए, आपको इलेक्शन में भी खड़ा होने के लिए। तो कोटा, इलेक्टोरल कोटा उसी को कहते हैं। तो कोटा ऑफ वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोटा ऑफ वोट्स बेसिकली वो मिनिमम शेयर ऑफ प्राइमरी वोट होता है, मिनिमम शेयर ऑफ प्राइमरी वोट, जिसके लिए आप बेसिकली एलिजिबल हो जाते हो लेजिस्लेचर में कोई भी रिप्रेजेंटेशन या कोई भी सीट लेने के लिए, कि आपको एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा लेजिस्लेचर में। तो उसके लिए जो मिनिमम शेयर ऑफ प्राइमरी वोट अचीव करने होते हैं किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्टोरल कोटा। ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो उसने कोई भी कोटा सिक्योर किया है इलेक्टेड डिक्लेयर होने के लिए, वो हम देखते हैं कि जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स होते हैं उसकी जो टोटल वैल्यू होती है, ठीक है, उसके द्वारा पोल किए जाने पर वो हम देखते हैं उस हिसाब से कि भाई क्या आप रिप्रेजेंटेशन लेने लायक हो भी, इतने वोट्स आपको मिले भी हैं मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, या फिर नहीं मिले हैं। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाता है। उसकी बहुत सिंपल कैलकुलेशन की गई है, इलेक्टोरल कोटा इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल किए गए हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, ठीक है, जो पोल किए गए हैं जिससे आप बताते हैं कि आप लायक हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के द्वारा वोट किए गए हैं। तो 1 है, जैसे इंडिया के केस में एक ही प्रेसिडेंट इलेक्ट होना होता है, +1 कर देंगे, एक हम ऐड करेंगे, साथ में पूरे क्वेश्चन को हम 1 ऐड कर देंगे, तो उससे आ जाएगा आपका इलेक्टोरल कोटा आ जाएगा कि हाँ ये पर्सन जो है वो लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट होने के लिए ये वैलिड हो गया। ठीक है, अब मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है बट उसमें कुछ डाउट आ जाता है या कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं, आपको सीधा जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया आप डिसाइड करो अब ये डिस्प्यूट और डाउट जो आ गया इसमें क्या करना चाहिए। यही सेम चीज़ वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होती है। अब एक ऐसा पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन चैलेंज नहीं कर सकते, उसका ग्राउंड क्या है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट है। तो अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है उस केस में आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन चैलेंज नहीं कर सकते, और यही सेम चीज़ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के केस में है। तो ये बहाने नहीं चलेंगे कि भैया इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट ही नहीं है इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो वैलिड नहीं है।
तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर, ये सिंपल ये चीज़ है। अब मान लो आपका डाउट और डिस्प्यूट तो अराइज हो गया प्रेसिडेंट के केस में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और आप चले भी गए सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन गलत हुआ है, तो वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो उस केस में क्या प्रेसिडेंट के द्वारा इससे पहले लिए गए जितने भी डिसीजन थे, एक्ट्स थे, वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे? तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि भैया प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिल्कुल गलत हुआ है और वॉइड है सारे इनका इलेक्शन, तो उससे पहले जो प्रेसिडेंट ने जो एक्ट्स किए हैं उस डिक्लेरेशन से पहले, सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेरेशन से पहले, उसको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा और दे विल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, ठीक है, वो चलते रहेंगे। और यही सेम केस वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी होगा, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शन ही क्यों चूज़ किया? तो उसके कुछ रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस हैं कि पहले सबसे पहली बात तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके साथ ये इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, वो बहुत ही फिट बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही तो है, कोई रियल पावर तो है नहीं उनके पास। सारी जितनी भी रियल पावर्स हैं वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आती हैं, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जब मेन पावर्स ही प्राइम मिनिस्टर के पास हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हैं, तो प्रेसिडेंट के को एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, तो उनके लिए तो डायरेक्ट इलेक्शन कराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर अगर हम कराते भी हैं डायरेक्ट इलेक्शन, तो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के लिए, जो कि एक सिर्फ सिंबॉलिक हेड है, तो उनके लिए ये इतना ज़्यादा पैसे खर्च करना, फिर टाइम बर्बाद होगा, एनर्जी बर्बाद होगी, तो वो चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं हमारी यूनियन और स्टेट्स के, ठीक है। तो ये सिंपल टॉपिक है प्रेसिडेंट का, उसको हमने कंपेयर भी कर लिया वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली नहीं है, बहुत सिंपल है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और गवर्नर का तो बहुत ही सिंपल था कि गवर्नर को सिर्फ अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट वर्ड है गवर्नर के लिए, इलेक्ट वर्ड नहीं आता गवर्नर के लिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड कंडीशंस। एंड बिफोर कंप्लीटिंग दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जनरल स्टडीज़ में जाओगे, प्रीलिम्स 2.0 क्रैश कोर्स 2022 आपको मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर जो अभी हमने डिस्कस किया, ये प्रीलिम्स क्लासरूम एंड प्रीलिम्स 2.0 ये वाले क्रैश कोर्स का भी पार्ट है। तो इसकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। वैलिडिटी आप यहाँ से देख सकते हो। प्रीलिम्स 2.0 क्रैश कोर्स की वैलिडिटी अभी प्रीलिम्स तक ही है, बाकी क्लासरूम की वैलिडिटी नेक्स्ट प्रीलिम्स तक चलती है। और इसमें सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड 1 साल के करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स में कवर होते हैं। तो आप ये चीज़ देख लेना, आप पूछ भी सकते हो कॉल करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।